सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपको हम बताते हैं कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है। तो पीछे हम लोग आपको बता दिए थे कि वो करंट कैसे लिखते थे, वी डी ई एन ए करके, वीना करके, और अभी हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, काफ़ी आसान होने वाला बच्चों, आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए मैं क्या बताने वाला हूँ। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की अब बात होती है। अगर आप पीछे से देखिए बच्चों, पीछे पढ़ के आना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि उसी से समझ में आएगा। अगर वो आप नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ये। तो मैंने बताया था, पीछे आपको याद हो तो, कि आई जो होता है ना, करंट जो आता है हमारे पास, वो हो जाता है वी डी ई एन ए, मतलब वीना वीना करके हम लोग याद किए थे। और यहाँ पे आपको याद होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी वैल्यू हमने निकाला था, जो कि ई बाई एम इंटू टाउ आ रहा था। ठीक है, अगर आपको और याद हो तो यहाँ पे म्यू मोबाइलिटी का भी वैल्यू हमने निकाला था। क्या था बच्चों? ई टाउ बाई एम था। ओके, तो ये चीज़ें निकालिए ना, इसी से हमको ये भी पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है। और ये एक्सपेरिमेंट किया गया था जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा। उन्होंने थ्योरेटिकल वैल्यू भी निकाला था, एक्सपेरिमेंट भी किया था। तो वो कैसे किए थे, चलिए हम उसका थोड़ा सा देख लेते हैं, कैसे तरीका है करने का। ओके, अगर उन्होंने बताया था कि आई का वैल्यू अगर वी डी ई एन ए आता है, तो यहाँ पे वी डी का वैल्यू अगर हम पुट कर दें, मतलब कि यहाँ पे हम वी डी का वैल्यू डाल दें, जो कि ई टाउ बाई एम आ रहा था। इनटू में क्या है बच्चों? ई एन ए है। ठीक है, अगर ऐसे है तो यहाँ पे फिर से हम लिख सकते हैं। एक साइड इसको ले जाते हैं बच्चों, एक साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन, देखिए एन इधर ले गया, एन ई हो जाएगा, ई का स्क्वायर, एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई एम आ जाएगा, और बचेगा क्या? ई ए बचेगा। ठीक है, और आपको फिर से पता होगा बच्चों कि ई का वैल्यू क्या होता है? भी अपॉन डिस्टेंस होता है, एल। एल भी बोल सकते हैं, या फिर जो भी आपका मन हो। एल एल वही डिस्टेंस बताता है, डी भी वही डिस्टेंस बताता है। ये कैसे हम लिख पा रहे हैं बच्चों? आपको याद होना चाहिए। नहीं लिखते थे कि डेल्टा भी इक्वल टू निगेटिव ऑफ ई डॉट डेल्टा आर। तो इसमें सारा वैल्यू अगर फिक्स कर दें, सब कुछ डाल दें, तो ये निगेटिव निगेटिव कट जाता है, तो हमारे पास फिर सिंपल आ जाता है, भी इक्वल टू ई इक्वल टू भी अपॉन आर आ जाता है ना। तो वही डेल्टा आर, तो वही ये लेंथ होता है। और लेंथ किसका हम लेते हैं? जो हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे जो हम कंडक्टर लेते हैं उसका लेंथ ऐसे लेते हैं, और ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, जिसके थ्रू ऐसे करंट पास कर रहा था। तो ये सब आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। आगे हम और भी चीज़ें बताएंगे आपको। ऐसे यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ आपको। अगर कोई कंडक्टर ऐसा है तो इसका लेंथ ये होता है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये होता है। ठीक है, काफ़ी आसान है बच्चों, समझ में तो आ ही रहा होगा आपको। और भी चीज़ें अगर नीचे हम यहाँ पे देखना चाहें तो एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई एम, और यहाँ पे ए आ जाएगा, और ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? भी अपॉन एल हो जाएगा, और यहाँ पे आई हो जाएगा। तो एक्चुअली में हमको रेजिस्टेंस निकालना है ना, तो आप थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पाएंगे क्लास 10th में कैसे आता था। वहाँ पे तो इतना एक्सप्लेनेशन नहीं था। वहाँ पे डायरेक्टली आप लोग क्या पढ़ते थे, याद कीजिए। वहाँ पे पढ़ते भी इक्वल टू आई आर पढ़ लेते थे डायरेक्ट। तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, देखिए कैसे आएगा। तो आई का वैल्यू इधर आ गया, तो भी का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो देखिए, अगर भी का वैल्यू निकालना है तो इस सब को इधर भेज दो, इस सब को नीचे भेज दो। ठीक है, तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए किधर आ जाएगा बच्चों? नीचे आ जाएगा, सॉरी, ये इंटू यहीं आएगा ना सिर्फ, हाँ यहीं आ जाएगा, और यहाँ पे करंट तो ऊपर ही रहेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? अरे इसको इधर गुना कर दिया और इसको यहाँ पे नीचे ले गए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमें वी का वैल्यू निकालना था। ठीक है, तो अब आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे कि क्या आ रहा है। वी इक्वल टू, देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई एम तो अलग है, और यहाँ पे और भी देखेंगे तो एल अपॉन ए भी इधर आ जाएगा इंटू आई। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये वाला चीज़ जो आपके पास आ गया ना, ये ओवरऑल है क्या? कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट है। बोलेंगे कांस्टेंट कैसे आ गया, आपने तो अभी बताया ही नहीं। तो कांस्टेंट इसलिए है ना, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, मास होता है, जैसे हम इलेक्ट्रॉन का मास लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, एम का जो वैल्यू ले रहे हैं वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों, जो कि होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻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 
31 kg के आसपास होता है, ठीक है, लेकिन होता कांस्टेंट है, हमको ये ध्यान देना है। एल, एल क्या होता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर बच्चों, जो कि हमने ये कंडक्टर लिया है तो ये भी तो कांस्टेंट है भाई, लेंथ थोड़ी हम बदल रहे हैं, नहीं बदल रहे हैं ना। और नीचे फिर देखें एन क्या है, ये तो बच्चों नेचर ऑफ कंडक्टर बताता है। ये क्या होता है? कैरियर डेंसिटी या फिर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, कल ही बताया था इसके बारे में। तो अगर आप नेचर चेंज कर देंगे ना, क्या बोलते हैं, कंडक्टर का नेचर चेंज कर दे, तो उसके पर यूनिट वॉल्यूम में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास आउट होंगे उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो उतना ज़्यादा उसका एन का वैल्यू होगा, उतना अच्छा इसका एन का वैल्यू होगा। तो वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ कंडक्टर पे, है ना, नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है। और क्या होता है? ई, ई तो क्या होता है? ई तो होता है वही माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, चार्ज है ना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। टाउ क्या होता है बच्चों? वो भी बताने वाले हैं। एरिया देख लेते हैं, तो ये है एरिया क्रॉस सेक्शन, जो कि वो भी फिक्स ही होता है। अरे समझ बच्चों, ये भी फिक्स ही होता है, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे टाउ। टाउ होता है ना एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर टाउ मेजर करते हैं, टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम है बच्चों, है ना। रिलैक्सेशन टाइम ये बताता है ना कि दो सक्सेसिव कोलिजन, जैसे जब इलेक्ट्रॉन पगला जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने लगता है, तो इधर उधर ऐसे करके मूव करने लगता है, तो ये रिलैक्सेशन टाइम ये बताता है कि वो टाइम होता है जब ये इलेक्ट्रॉन जब किसी अदर पार्टिकल से, किसी कर्नल से टकरा नहीं जाता है, तो उस टकराने में जो टाइम लग रहा होगा, बहुत कम टाइम लगता है, तो जो टकराने में टाइम लग रहा होगा वही होता है रिलैक्सेशन टाइम। आ रहा समझ में? वही होता है रिलैक्सेशन टाइम, जब तक कि इलेक्ट्रॉन किसी अदर पार्टिकल से टकरा ना जाए। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैं किसी दीवार से टकरा ना जाऊँ, तो मुझे जाकर वहाँ टकराने में टाइम तो लगेगा ना, टाइम तो लगेगा, तो वो टाइम जो लगता है टकराने में वही होता है रिलैक्सेशन टाइम। अरे यार बच्चों, आपको याद होगा ना, कल ही तो बताया था हमने आपको। ऐसा करके अगर ये सब कर्नल है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये जाकर इससे टकराने में जो जितना टाइम लगेगा ना, वही हो जाता है टाउ। कितना टाइम में जाकर टकरा गया, है ना। है ना बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम हो जाता है ये। और रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ा दिए तो ये मॉलिक्यूल्स और पगला जाएगा ना, जैसे टेम्परेचर और बढ़ा देंगे तो और ज़्यादा हलचल हो जाएगा इनके बीच में, तो और ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी भागेगा, तो टाइम कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो टाइम कम हो जाता है, मतलब रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया है तो टाउ का वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। तो ये चीज़ आपको अब हम क्या बताने वाले थे, हम तो अभी आपको ये चीज़ बता दिए कि ये चीज़ क्या होता है। ये चीज़ टोटली कांस्टेंट आ रहा है भाई, सब कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही देख रहे हैं, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। रूम टेम्परेचर पे मान सकते हैं 0 से 20 डिग्री सेल्सियस तक, तो वहाँ पे चीज़ें तो लगभग सेम ही रहता है। जहाँ पे हम जिंदा हैं बच्चों, रूम टेम्परेचर पे, तो वहाँ पे तो टेम्परेचर हम चेंज नहीं मान रहे, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक कांस्टेंट हो गया। इसी कांस्टेंट को जॉर्ज साइमन ओम जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने बोला कि ये आर है, ये और कुछ नहीं आर है। तो अब क्या हो गया? V=I, R हो गया। यही तो हम लाते थे यार। ऐसा समझ में बच्चों कैसे आता था? V=I, R ऐसे आता था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि R का वैल्यू जो होता है पीछे से, वो R का वैल्यू क्या होता है? mL/ne² टाउ, mL/n E² टाउ डिवाइडेड बाई A, ठीक है। m/ne² टाउ इंटू L/A होता है। चलिए बच्चों, ये आपको समझ में आ गया ना, ये आपको समझ में आ गया ना, आर का वैल्यू यहाँ से आया है। और ये ओवरऑल कांस्टेंट है बच्चों, है ना, ओवरऑल कांस्टेंट है। एक्चुअल में तो हम लोग जो पढ़े हैं अभी, वो पढ़े V=I/R। देखा जाए साफ साफ तो ये क्या होता था? ये कांस्टेंट वैल्यू था, इसको तो आर हमने माना है, तो भी यहाँ पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ही है ना, ये तो कांस्टेंट है भाई। अरे यार 4 5 3 2 1 ये सब तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो उसी तरीके से इसका कुछ वैल्यू आएगा, इसमें सब कुछ ये सब डाल देंगे तो कुछ वैल्यू वो कांस्टेंट आएगा। हमें नहीं पता अभी, कोई बात नहीं। तो साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ही तो था शुरू में, हमने तो कांस्टेंट बाद में लाया है।
ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने वोल्टेज बढ़ाया, अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर बढ़ाया तो उसमें बहने वाला करंट का भी वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे उसमें करंट का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। तो ठीक है, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो ऊपर वाले से आप समझ सकते हैं, जो हमको V इक्वल टू इस कांस्टेंट को, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के R इंटू आई लाए थे। तो अगर ध्यान दें तो R का वैल्यू होता है V अपॉन आई। तो ये V अपॉन आई आने का मतलब क्या है? इसका मतलब कि अगर हम ये करंट बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, और वोल्टेज बढ़ाएंगे, पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं बच्चों, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्यों गलत सोच रहे हैं भाई? क्या हो गया? हो ये गया कि मैंने बताया आपको, मैंने क्या बताया कि भाई ये प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम कांस्टेंट लाए हैं भाई, के या फिर आर जो भी बोलिए। तो कांस्टेंट है ना, वो कैसे चेंज हो जाएगा? वो कांस्टेंट है। अगर आप इसका वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन इस पे चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है यार, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाए हैं। ठीक है, इसका वैल्यू चेंज ही नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट आया था, पीछे ही बताया मैंने। तो अगर आप वैल्यू यहाँ पे ध्यान दें, V का भी वैल्यू बढ़ा है तो I का भी वैल्यू बढ़ जाएगा, लेकिन R नोट चेंज बच्चों, इसमें कोई चेंज नहीं होगा यार, ध्यान दीजिएगा, R में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। तो अब ध्यान दिया जाए तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है वो हम आगे बताएंगे आपको, डिपेंड किस पे कर रहा है। देखिए यहाँ पे और ध्यान दीजिए आप, R का वैल्यू जो आ रहा है m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू, इसको भी वैल्यू जो ओम अंकल थे उन्होंने क्या किया था, ऐसे कर दिया था। तो उन्होंने सोचा कि अब एल बाई ए बाहर कर देते हैं और इसको अंदर कर देते हैं, और इसको उन्होंने कुछ कांस्टेंट का नाम दे दिया था। जिस तरीक़ा से अभी आपने देखा इसका नाम उन्होंने आर दे दिया था, उसी तरीक़ा से अब अंदर भी इसका नाम उन्होंने रो दे दिया था भाई। अब क्या क्यों दे दिया था वो उनसे पूछिएगा। अरे कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का वैल्यू आप खुद से कुछ भी मान सकते हैं यार। इसका वैल्यू उन्होंने बोला कि ये रो है, ठीक है, तो अब हमें भी मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे पता चल गया R इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। आ रहा है समझ में? तो अब हमें भी पता चल गया, आपने जरूर पढ़ा होगा, क्लास 10th में तो पढ़ा ही होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होता है रो एल अपॉन ए होता है। तो देख सकते हैं आप कैसे आता है ये, और यहाँ पे आप बता सकते हैं कि रो का वैल्यू जो और कुछ नहीं है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ होता है भाई। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल गया होगा। तो अब अगर ध्यान दें हम लोग तो इसका वैल्यू जो था ये वाला, ये चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। लेंथ ऑफ जो ये कंडक्टर था ये भी चेंज हो सकता है, एरिया भी चेंज हो सकता है, लेकिन रो कांस्टेंट है अभी भी। आ रहा समझ में? रो अभी भी कांस्टेंट है। ये सब तो कांस्टेंट ही है, ये सब कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ओके 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 ओके, चलिए अगर यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो हम अब बता देते हैं कि आर को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओम में करते हैं ऐसे, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं ओम। उनका पूरा नाम साइंटिस्ट का जॉर्ज साइमन ओम था, ठीक है, तो ओम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर का वैल्यू जो होगा वो किस टर्म में आएगा आप ऐसे समझिए। तो आर को तो हम लोग ओम में मेजर कर दिए, अगर रो को मेजर करना हो तो कैसे मेजर करेंगे? तो आर को ओम में और एरिया को कर देंगे मीटर स्क्वायर, और नीचे लेंथ को मीटर में कर देंगे, तो ये हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ओम मीटर। मतलब हम लोग मेजर करते हैं इसको, ये रो को ओम मीटर में, ठीक है, और इसको बोला जाता है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी, पता नहीं स्पेलिंग आ रहा है नहीं, मेरे को नहीं है। रजिस्टिविटी बोलते हैं बच्चों इसको, है ना, इसको रजिस्टिविटी रो को बोल देते हैं। और इसी के उल्टा अगर मैं यहीं पे बता देना चाहूँ तो अगर आपको तकलीफ़ ना हो तो मैं बताना चाहता हूँ यहीं पे आपको कि इसका वैल्यू जो होता है ना रजिस्टिविटी रो होता है, तो रजिस्टिविटी के उल्टा कंडक्टिविटी होता है। देखिए रजिस्टिविटी होता है और एक कंडक्टिविटी होता है। इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं सिग्मा, ठीक है। और कुछ नहीं बच्चों, इन दोनों में रिलेशन ऐसे होता है, उल्टा हो जाता है दोनों, ठीक है, इन दोनों में रिलेशन बस यही होता है, उल्टा कर देते हैं, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल में होते हैं, ठीक है। इसी तरीक़ा से आप ये भी समझ सकते हैं, चलिए यहीं पे बता देते हैं आपको। जिस तरीक़ा से आपने रेजिस्टेंस पढ़ा उसी तरीके से आप कंडक्टेंस भी पढ़ सकते हैं।
कंडक्टेंस भी पढ़ सकते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है R, कंडक्टेंस क्या होता है C, और इन दोनों में फिर से रिलेशन R इक्वल टू 1/C ही होता है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से इनके बीच में रिलेशन होता है बच्चों। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। तो इस तरीक़ा से छोटी छोटी चीज़ें थी, मैंने आपको ये बता दिया। बाकी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, बाकी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इनको ऐसे मेजर करते हैं, इनको ऐसे मेजर करते हैं। तो मैं एक और चीज़ यहाँ पे बताने वाला था, ऐसे उसकी ज़रूरत नहीं है। जिस तरीक़ा से आपने ये वाली चीज़ हमने निकाल लिया ना, ये R का वैल्यू, एक और मेथड है निकालने का। क्योंकि मैंने आपको बताया था जहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है, जो कि आ रहा था क्या E/m इंटू टाउ। अगर ये कांस्टेंट हो जाता है कहीं पे, तो हम लोग उसका इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं। तो अगर आप ये वाली ध्यान दें, इक्वेशन S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। तो आप लोग देखे थे कल u का वैल्यू तो 0 हो जा रहा था, तो ये 0 हो जाता है। तो यहाँ पे S क्या होता है ना, ये हो जाता है मीन फ्री पाथ। जो मैंने बताया ना, दो मॉलिक्यूल जैसे निगेटिव चार्ज जाके किसी भी कर्नल से टकराने में जो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा था वो टाउ था, लेकिन ये दूरी जो होता है ना, ये डिस्टेंस को लेमडा बोलते हैं। ठीक है, और ये इसमें लगने वाला टाइम टाउ होता है। यहाँ से यहाँ जाकर इसमें टकराने में जितना दूरी ट्रेवल किया, जितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, वो लेमडा हो जाता है। बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट को आपने दूरी क्यों बोला? नहीं बच्चों, गलती से बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट ही होता है, और वो अलोंग द वायर होना चाहिए। ठीक है, तो ये लेमडा का वैल्यू ये क्या होता है, लेमडा और कुछ नहीं बच्चों, लेमडा को क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ होता है मतलब वही डिस्प्लेसमेंट, और ये होता है रिलैक्सेशन टाइम। ये होता है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों को आप ध्यान दीजिएगा। तो इससे ये ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। तो ये मीन फ्री पाथ जो कि लेमडा आता है इक्वल टू लेमडा इक्वल टू हाफ, ए का वैल्यू क्या है ई टाउ बाई एम इंटू टाउ। तो देख सकते हैं आप, इस तरीक़े से आ जाता है। फिर यहाँ से लेमडा का वैल्यू आप निकाल लेंगे और आप पुट कर देंगे। कहाँ पे पुट कर देंगे? अरे भाई सिंपल हो गया ना। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लेमडा अपॉन टाउ। तो अब जो आप यहाँ से लेमडा निकालेंगे उसका वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, टाउ का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। अब आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल गया, वहाँ से करंट निकाल लीजिए। करंट तो निकाल सकते हैं ना, अरे यार अब मत बोलिएगा बच्चों के बता रहा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया ना, यहाँ से इसका वैल्यू यहाँ पुट करके करंट भी आ जाएगा, और उसके बाद यही रिलेशन आ जाता है, यही आ जाता है। आप करके देखिएगा। ठीक है, बोल दिया ना कि इससे पुट करना है, इसको उठा के यहाँ से ले जाके इसमें पुट करना है। ठीक है, तो वो आपको आंसर दे देगा। तो ये एक तरीका मैंने बताया, ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक है, आता यही है। एक और चीज़ आपको बताना था बच्चों, एक और चीज़ आपको बताना था। चलिए यहीं पे हो जाएगा, वो चीज़ मैं यहीं पे बता देना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए भाई, V इक्वल टू आई आर आ गया। ठीक है, तो V इक्वल टू आई आर मतलब R इक्वल टू रो L अपॉन ए, और V इक्वल टू आई इंटू आर। तो यहाँ पे I इंटू आर का वैल्यू रख देंगे रो L अपॉन ए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपको पता होगा, ये चीज़ तो पता ही होगा। किधर देखा था हमने, V अपॉन L आ दिया, नीचे ला दिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा I अपॉन ए इंटू रो। ध्यान दीजिए, अब आपको याद करना होगा V अपॉन एल का वैल्यू, जो कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे ही देखा, V अपॉन एल का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैंने पीछे देखा। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, E हो गया। I अपॉन ए क्या होता है भाई, करंट डेंसिटी। कल ही तो बताया था, करंट डेंसिटी क्या होता है, J बताया था यार, याद कीजिए बच्चों। करंट डेंसिटी J इक्वल टू क्या होता है, I अपॉन ए होता है। ये भी वेक्टर क्वांटिटी, एरिया भी आ रहा समझ में। ये चीज़ हमने कल बताया था आपको बच्चों, याद कीजिए। तो I अपॉन ए का वैल्यू J हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि V अपॉन एल जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर रो जो कि था, और J आ गया। ठीक है, तो रो J आ गया, रो J आ गया, है ना बच्चों, आ रहा है ना समझ में। इस तरीक़ा से बोल सकते हैं। और कल मैंने इसके बारे में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होता है J के साथ, क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाता है, रो कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, रो कांस्टेंट हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू J आता है, कल मैंने बोला था। तो अब अगर चाहें तो रो का भी वैल्यू आप ये चीज़ रख सकते हैं यहाँ पे, तो 1 अपॉन सिग्मा आ जाएगा।
कर सकते हैं, वो सब आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी आसान है यार, इस तरीक़ा से आता है, ठीक है। एक चीज़ और आपको बताना था बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे भी ध्यान देना पड़ेगा आपको कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं R इक्वल टू रो L अपॉन A, तो ये कैसे लिख पा रहे हैं हम लोग। देखिए, अगर हम हमारे पास ये कंडक्टर है तो हम क्या करते हैं ना कि इधर से जो ये करंट पास आउट हो रहा है, ये करंट इधर से जा रहा है। अगर मान लेते हैं कि हम लोग ये कोई ट्यूब ले लेते हैं, देखिए अगर हम लोग को कोई ट्यूब ले लेते हैं और ये कंडक्टर है, अगर इसमें करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ से जाके ऐसे जा रहा है, मतलब इस फेस से जा रहा है भाई और इस फेस से निकल जा रहा है भाई, ठीक है भाई, ठीक है, इस फेस से जा रहा है, उस फेस से निकल जा रहा है, तो इसमें सबका डायमेंशन ए है, ठीक है ना, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पे इसका एरिया ए है और इसका लेंथ एल है। आ रहा है समझ में। अब अगर आपको कहीं पे r इक्वल टू रो एल बाई ए सोल्व करना है तो रो कांस्टेंट है, एल क्या लेते हैं, एल लेंथ लेते हैं। लेंथ तो ये भी हो सकता है रेडियस 2r हो जाएगा, वो लेंथ नहीं लेना है, जिस डायरेक्शन में करंट बह रहा है उसका लेंथ लेते हैं। तो करंट इधर बह रहा है तो एल ये लेंगे, आया समझ में। और एरिया क्या लेंगे, जिसको पेनिट्रेट कर रहा है, ऐसे करके जाके मार रहा है, तो ये करंट ऐसे जा रहा होगा तो इस एरिया को मार रहा होगा, ना कि ये सब भी तो एरिया है, उस सबको कुछ नहीं कर रहा होगा। समझ में आ रहा है। एरिया जिसको पेनिट्रेट कर रहा है, करंट ऐसे जा रहा है तो इस एरिया को लेंगे, जो एरिया आएगा हमारे पास। उसी तरीके से अगर करंट ये जा रहा है तो करंट इस लेंथ को लेगा, जिस इसके पैरेलली लेंथ लेते हैं, ये जो करंट जा रहा है इसके पैरेलली लेंथ ये है, तो लेंथ इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम आर का वैल्यू लिखना चाहिए तो रो इंटू ए हो जाएगा, लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया कौन सा लेंगे, ये वाला। यहाँ पे तो ठीक है ए है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा अगर नहीं समझेंगे तो। ये वाला एरिया लेंगे, ना कि ये वाला एरिया नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये सब एरिया नहीं लेना है भाई। एरिया ये लेना है जिसको ये पेनिट्रेट करके जा रहा है, इधर से जा रहा है तो ऐसे करके पेनिट्रेट करके इस एरिया को जा रहा है, ठीक है, इस पूरा एरिया को। तो एरिया ये वाला लेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये एरिया लेंगे, ठीक है, इसका एरिया लेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल। अरे समझो, इस तरीक़ा से लेते हैं। तो बिल्कुल छोटी सी बात थी, वही बात को यहाँ पे यूज है। डायमेंशन कंडक्टर का दिया हुआ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या कहीं पे रेजिस्टिविटी भी बोल दिया जाए तो घबराना नहीं है, इसी को बोल देते हैं रेजिस्टिविटी। भाई कहीं पे गड़बड़ा नहीं करना, ठीक है। कहीं पे आपको बोल दिया जाए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कहीं पे रेजिस्टिविटी, तो उसका मतलब रो ही होता है, ठीक है। सोन इन द बिलो फिगर, और जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर अक्रॉस ए बी सी डी ई एफ, मतलब इस फेस के, मतलब इस वायर, जैसे ए बी वायर होगा, ठीक है, अक्रॉस ए बी बोल रहा है, अक्रॉस ए बी, तो ये भी यही तो है, तो इसका मतलब ए से बी करंट जा रहा होगा भाई, ए से बी करंट जा रहा होगा। दूसरे का में सी से डी जा रहा है, सी से डी मतलब ऐसे करके करंट जा रहा है। तीसरे का में ई से एफ ऐसे करके करंट जा रहा है, ठीक है। अरे समझो, शुरू में ये लेना है। तो देखिए बच्चों, ये वायर है तो लेंथ कितना कवर किया है, लेंथ इतना ही तो कवर किया है। लेंथ ये है कितना, सी है, देख रहे हैं, सी है, ये लेंथ सी है भाई, ये लेंथ जो है ना वो सी है, ये लेंथ हमारे पास बी है और ये बड़ा वाला लेंथ हमारे पास ए है, ठीक है। तो पहली वाले की वजह से, ए बी की वजह से हम लिख सकते हैं R इक्वल टू रो एल, एल कितना, ये दूरी सी है, अब रो एल अपॉन ए। एरिया क्या होगा, ये जो ए बी वायर इस किसको पेनिट्रेट कर रहा है, इसको ऊपर से इसको पेनिट्रेट कर रहा है ऐसे, तो ये एरिया लेंगे भाई। ये एरिया कैसे लेंगे, ये एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इसका है बी और इसका ब्रेथ है ए। आ रहा समझ में। अरे यार ये रेक्टेंगल हो गया ना, तो इसमें इसका ये वाला दूरी कितना है बी और ये वाला दूरी कितना है ए, तो ए इंटू बी करेंगे तो नहीं मिल जाएगा, ए इंटू बी। अब आ जाते हैं सी डी के लिए भाई, रो रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल। एल क्या होगा बच्चों, एल रो एल बाई ये होता है ना, तो एल अब कौन सा ले लेंगे भाई, सी डी में देखिए ये है सी डी, ऐसे जा रहा है भाई, ऐसे जा रहा है, तो लेंथ ये वाला हो जाएगा ना, ये वाला लेंथ, तो ये लेंथ है कितना, बी है, तो बी लिख देंगे अपॉन एरिया, तो ये ऐसे जा रहा है तो एरिया इसका लेंगे, है ना, जिसको पेनिट्रेट कर रहा है, इसको कर रहा है, इसका एरिया क्या होगा, ये लेंथ ए है और ये कितना है, सी है, तो ए इंटू सी कर देंगे। अब आ जाते हैं हम लोग किसके लिए, सी डी हो गया। अब आ जाते हैं ई एफ के लिए, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, रो एल।
EF में देखिए, EF तो ऐसे जा रहा है भाई, ऐसे करके जा रहा है, तो कितना लेंथ कवर किया है इतना। अब बोलेंगे ये भी लेंथ हो जाएगा, अरे वैसे नहीं है, ऐसे है, डब्बा है डब्बा, समझ में रहे हैं, यहाँ से ये निकल रहा है यहाँ से, तो इतना ही लेंथ कवर किया होगा। ये तो इधर का है, इधर का, ठीक है, तो ए कवर किया है लेंथ, तो हम लिख देंगे ए डिवाइडेड बाई कितना होगा एरिया इसका बच्चों, एरिया यही तो होगा इसका, क्योंकि इधर से जा रहा है ना, तो ये एरिया हो जाएगा। तो कितना है, ये वाला सी है, मतलब सी, और ये कितना है बी, तो बी इंटू सी, ठीक है। तो ऐसे करते हैं यार, आसान है ना बच्चों, देखिए ध्यान दीजिएगा, हो गया, सीख लिए अगर एक बार आप, तो आप खुद से कर सकते हैं, खुद से कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो सिंपल है यार, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस मतलब वेरियस फैक्टर पे क्या होता है, वही चीज़ जो कि हमने आपको पीछे बताया, आर इक्वल टू क्या बताया था, क्या बताया था बच्चों आपको, मैं तो भूल गया, एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई एम इंटू एल बाई ए था, यही तो था, मैं ऐसे ही याद करता हूँ ठीक है, कितना आया था, एम एल डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर टाउ इंटू ए एम एल, हाँ ठीक है, ये आया था, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी करते हैं। तो यहाँ पे देखना है बच्चों किस किस चीज़ों पे ये डिपेंड कर रहा है भाई। शुरू बार में ये डिपेंड जो कर रहा है वो ओवरऑल, देखिए ओवरऑल रेजिस्टेंस का डिपेंडेंसी किस पे है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि फिक्स है, इस पे तो नहीं होगा। लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा बच्चों, क्योंकि वो हम बढ़ा घटा सकते हैं। दूसरे फैक्टर क्या है, एन, तो नेचर ऑफ कंडक्टर, हाँ नेचर ऑफ कंडक्टर चेंज कर दें, है ना बच्चों, नेचर ऑफ कंडक्टर अगर हम चेंज कर दें तो भी उसका रेजिस्टेंस घट बढ़ सकता है। दूसरा का देखते हैं, ई तो वैल्यू नहीं, ई तो कांस्टेंट है ना, ई का वैल्यू 1.6 × 10⁻19 टाउ, रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड, पहले एरिया देख लेते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, इस पर भी डिपेंड करता है। एक और चीज़ यहाँ पे टाउ है, तो टाउ टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, तो लिख सकते हैं ना, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, है ना बच्चों। तो कैसे कैसे डिपेंडेंसी होता है आप बता सकते हैं। लेंथ ऑफ कंडक्टर मतलब रेजिस्टेंस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है भाई। यहाँ पे एरिया ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर भी है। और यहाँ पे डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, मतलब कि टाउ भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है यार, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और नेचर ऑफ कंडक्टर तो ठीक है, वो तो नेचर पे ही डिपेंड करता है। तो ये चार चीज़ों पे बच्चों रेजिस्टेंस डिपेंड करता है बच्चों, ये रेजिस्टेंस चार चीज़ों पे डिपेंड करता है, ध्यान दीजिएगा। इसी के नीचे अगर मैं बताना चाहूँ कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, तो आप सिंपली बता सकते हैं यार, यही तो रेजिस्टिविटी था, एक सेकेंड, यहाँ पे रेजिस्टिविटी रो क्या था, यही तो था, m/ne² टाउ। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये तो बिल्कुल सिंपल चीज़ है बच्चों, ये सिर्फ डिपेंड करेगा नेचर ऑफ कंडक्टर पे, क्योंकि उसमें एरिया और लेंथ का टर्म हट गया ना, इसीलिए। और डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, है ना बच्चों। इन्हीं दो चीज़ों पे तो डिपेंड करेगा यार, और किस पे डिपेंड करेगा, किसी पे नहीं, यही दोनों चीज़ों पे। और बाकी ये दोनों तो इधर आ गया था, ठीक है। अब अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप समझ सकते हैं, अब आसान हो गया। ओके, काफ़ी इजी हो गया बच्चों अब आपके लिए, क्योंकि R = ρl/a हो गया। अब चीज़ें जैसे भी जैसे चेंज हो आप खुद से भी बता सकते हैं, ठीक है, चीज़ें जैसे जैसे चेंज हो। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू क्या होता है, ρj होता है, ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पीछे छोटा लिख दिया था लेकिन ये भी होता है। आई थिंक क्लियर होगा भाई। तो ये सब चीज़ें काफ़ी आसान है बच्चों, अगर आप ध्यान देंगे तो, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। देखिए मैं यहाँ पे ये एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कैसे ये हो रहा है, पीछे बता रखा है। टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम, तो रिलैक्सेशन टाइम मतलब कि जैसे एक नेगेटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन है, वो किसी के साथ टकराने में कितना टाइम लिया, पहली बार सक्सेसिव कोलिजन मतलब दूसरे में टकराने में जो टाइम लिया वो होता है टाउ। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो टाउ उसका घट जाएगा ना, टाइम, कोलिजन टाइम कम हो जाएगा। अरे यार किसी को बहुत ज़ोर से धक्का दे दिया तो जल्दी जाकर किसी से टकरा जाएगा ना, तो जल्दी टकरा दिया तो मतलब टाइम कम लगा, तो टाइम कम लगा मतलब टेम्परेचर हमने बढ़ाया, तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो टाउ कम हो गया। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से भी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है,
क्योंकि टाउ घट रहा है। आ रहा है समझ में बच्चों? आ रहा है समझ में? देख सकते हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाउ क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाउ क्या है। लेकिन ये भी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए ये रिलेशन आ गया। भाई टाउ का वैल्यू रख देंगे ना, टाउ का वैल्यू 1/t, तो 1/t रखेंगे ऊपर आ जाएगा, तो टी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही आ गया ना, तो आ गया। इतना आसान है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, आपको एक ग्राफ के बारे में बता देते हैं बच्चों, ग्राफ के बारे में थोड़े से। सिंपल है यार, ग्राफ के बारे में बहुत सिंपल है। देख सकते हैं बच्चों, किसके किसके बीच का ग्राफ है, वही v=i r का ग्राफ हम लोग बना देते हैं यार। मतलब v=r टाइम्स ऑफ i, तो v यहाँ पे रख देते हैं और i यहाँ पे रख देते हैं, v यहाँ पे रख देते हैं और i यहाँ पे रख देते हैं यार। बिल्कुल सिंपल सा ग्राफ। तो यही तो हो गया y बराबर mx का ग्राफ। m क्या है, स्लोप है, तो स्लोप रेजिस्टेंस देगा, सिंपल। भाई y=ms का ग्राफ जल्दी बताइए, ऐसे ही तो होता है। यहाँ से इसका एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो टेन थीटा ही तो इसको स्लोप बताता है, और यही स्लोप इसका क्या है, रेजिस्टेंस है भाई। ओके, और आपको पता है अगर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। मतलब कि यहाँ पे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो ये टेम्परेचर भी बता सकता है ना, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर भी होता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो जिसका थीटा जितना बड़ा होगा उतना उसका रेजिस्टेंस होगा, जिसका थीटा जितना बड़ा होगा उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही बड़ा होगा, उसका टेम्परेचर भी उतना ही ज़्यादा होगा। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन इन द सेंस कि चलिए एक ये आपको दे दिया, एक ये आपको दे दिया, और एक ये आपको दे दिया। बोल रहा है कि बताइए किसका टेम्परेचर कम है, किसका T1 है, ये T2 है, ये T3 है। तो टेम्परेचर में रिलेशन कैसा होगा, कौन बड़ा कौन छोटा, कैसा कैसा आपको बताना है, ठीक है। पहली बात आपको दिख रहा होगा, ये θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है। साफ साफ दिख रहा है भाई कि θ3 बड़ा है θ2 से, फिर θ1 से। इसका मतलब सिंपल सी बात है, टेम्परेचर भी वैसे ही डिपेंड करेगा, और इसका मतलब ये भी है कि रेजिस्टेंस भी ऐसे ही डिपेंड करेगा। तो R3 बड़ा होगा R2 से, और वो R1 से बड़ा होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, क्योंकि इसका थीटा सबसे कम है। आ रहा है समझ में? तो VI का ग्राफ हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ये काफ़ी आसान होता है, ठीक है। चलिए अगर एक सवाल करना चाहें तो कर लेते हैं भाई। वायर को स्ट्रेच कर दिया गया है डबल ऑफ इट्स लेंथ। देखिए इस टाइप के सवाल बच्चों एक तरीके से भी किया जा सकता है, एक ट्रिक भी होता है, बट मैं सोचता हूँ कि ट्रिक मत यूज कीजिए, सिंपल सा है यार, ऐसे ही कर लिया कीजिए, खुद से कीजिए बच्चों, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप एग्जाम में भी खुद से कर पाएंगे, है ना। तो फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस इफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस इच ऑफ वायर इज आर। ओरिजिनल रेजिस्टेंस देखिए, ओरिजिनल है, एक फाइनल है, ठीक है। ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर है, फाइनल रेजिस्टेंस आर एफ मान लेते हैं। तो इनिशियल रेजिस्टेंस आर क्या होगा, लेंथ को डबल कर दिया गया है। यहाँ पे अगर लेंथ एल था तो यहाँ पे लेंथ हो गया है 2L, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ρL/A, सिंपल। तो अब अगर हम आर एफ फाइनल लिखने रहे, फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा भाई, ρL। तो L यहाँ पे हो गया है 2L डिवाइडेड बाई एरिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 टाइम्स ऑफ ρL/A आ गया, मतलब आर फाइनल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ आर इनिशियल, तो 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, है ना। और ये फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, तो 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल। अगर आपने ऐसा किया है ना बच्चों, तो आपने बहुत बड़ा पाप किया है, ठीक है। तो आपको अंदर से थोड़ा लगना चाहिए कि अरे यार क्या कर दिया, इतना गंदा काम मैं कैसे कर सकता हूँ। थोड़ा अंदर से लगना चाहिए हे, इतना गंदा काम मैंने कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि आप ध्यान नहीं दिए। ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये चीज़ गलत है, ठीक है, ये चीज़ गलत है बच्चों, बिल्कुल सरासर गलत आपने किया है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं सही बताता हूँ। ओरिजिनल जो था, ओरिजिनल तो आर था और लेंथ एल था, ठीक है। यहाँ पे भी आर फाइनल हो गया और लेंथ हो गया 2L, ठीक है। तो आप क्या सोच रहे हैं, अगर यहाँ पे लेंथ एल था, तो अगर इस कंडक्टर का लेंथ मान लेते हैं ऐसे एल है, और इसको हम लोग खींच के और बड़ा कर दिए, ठीक है, खींच के और बड़ा कर दिए तो पतला हो गया होगा, ठीक है।
ये पतला हो गया होगा भाई। तो ये पतला जब हो गया तो इसका देख रहे हैं लेंथ तो बढ़ गया था, ठीक है, आप लेंथ बढ़ा दिए थे, लेकिन इसका ये एरिया भी तो घट गया। देख रहे रेडियस कम हो गया, यहाँ पे रेडियस ज़्यादा था, तो इसका मतलब एरिया जो हम डायरेक्ट ए लिख रहे थे वो ए नहीं होगा, नहीं होगा, ए कुछ चेंज हो जाएगा भाई, ए कुछ चेंज हो जाएगा, मतलब एरिया भी बदलेगा। तो हम वो कैसे निकालें? सिंपल सी बात है बच्चों, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इसका डेंसिटी तो वही रहेगा ना, डेंसिटी तो वही रहेगा। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन ये वॉल्यूम फाइनल है, ये चेंज हो जाएगा भाई है ना वॉल्यूम, क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है, लेंथ भी चेंज हो रहा है, लेकिन मास तो वही है भाई। अगर ये पेन है, इसको मैं ऐसे ऐसे करके तोड़ दूँ और फिर इसका मेजर करूँ कितना इसका वेट है, कितना इसका मास बचा, तो मास तो वही रहेगा वही रहेगा ना। अगर ये मान लेते हैं कि 50 ग्राम का है तो 50 ग्राम का तब भी रहेगा जब इसको तोड़ देंगे, सिंपल। मास तो वही रहेगा, लेकिन इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी दोनों को सेम है, तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो V1 इक्वल टू V2 कर देंगे। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका V1 बराबर V2। तो वॉल्यूम क्या होता है, इसका A1 मान लेते हैं एरिया, इसको मान लेते हैं एरिया A2 हो गया होगा। तो V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू A1। V2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? लेंथ, जो कि L फाइनल हमको नहीं पता है, नहीं L फाइनल पता है, 2 टाइम्स ऑफ L कर दिए हैं, ठीक है, इंटू एरिया A2, और इन दोनों को अभी इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो LA1 इक्वल टू 2LA2, ये L कट गया, तो A2 का वैल्यू जो आ रहा है वो A1/2 आ रहा है। देखिए अभी बताने में टाइम लग सकता है बच्चों, लेकिन अब बनाने लगेंगे तो टाइम नहीं लगेगा। अब आ जाएगा फाइनल रेजिस्टेंस, ठीक है, अब आ जाएगा फाइनल रेजिस्टेंस। आर फाइनल क्या हो जाएगा? रो L, जो कि 2L कर दिया है हमने, ठीक है, डिवाइडेड बाई एरिया। ए फाइनल कितना है? A1 डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है, A1 डिवाइडेड बाई 2 है। तो देख सकते हैं आप 4 टाइम्स ऑफ रो L डिवाइडेड बाई A1 आ गया, और यही तो था इसका। यहाँ पर रेजिस्टेंस इनिशियल क्या था? रो L डिवाइडेड बाई एरिया A1 था। देख सकते हैं यहाँ पे वही चीज़ बन गया ये, है ना। तो R फाइनल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ R इनिशियल, ठीक है। तो 4 टाइम्स आंसर होगा भाई, ये 2 टाइम्स आंसर नहीं होगा, 4 टाइम्स। ये चीज़ गलती कभी नहीं करना है, ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उसी तरीके का एक आसान सा फिर से सवाल, इसमें परसेंटेज चेंज के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ये भी सिंपल ही होता है। इसमें ध्यान देंगे तो स्ट्रेच किया गया है, इंक्रीज कर दिया है लेंथ 1% से, इंक्रीज द लेंथ बाई 1%, मतलब लेंथ अभी इनिशियल लेंथ L था, तो फाइनल लेंथ क्या हो गया? 1% बढ़ा दिया, तो L प्लस 1% ऑफ लेंथ, मतलब 1% ऑफ लेंथ बढ़ा दिया। कितना हो जाएगा बच्चों? देख लीजिए, 1% मतलब कि क्या? 0.01, फिर जोड़ देंगे दोनों को तो 1.01 टाइम्स ऑफ L आ गया, सिंपल। परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज कितना होगा भाई? परसेंटेज चेंज मतलब कि L फाइनल माइनस L इनिशियल। परसेंटेज चेंज पूछा जाए तो यहाँ पे L इनिशियल से डिवाइड देते हैं और 100 से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाता है बच्चों आपके पास परसेंटेज चेंज, ठीक है। इस तरीका है, ठीक है, कहीं पे परसेंटेज चेंज पूछ लिया जाए रेजिस्टेंस में तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं भाई। तो हम ये L क्यों लिख रहे हैं? हमको परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस बताना है, लेंथ नहीं, रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे R, ठीक है, R लिखेंगे ना भाई, क्योंकि हमको R के चेंज के बारे में पूछ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया हो गया हो गया। तो देख लीजिए R इनिशियल निकाल लीजिए, सिंपल सी बात है। यहाँ से R इनिशियल का वैल्यू क्या है बच्चों? रो L बाई ए, रो L बाई एरिया। एक सेकेंड, एरिया चेंज हो जाएगा, ये A1 मान लेते हैं। उसी तरीके से फिर से, क्योंकि लेंथ हमने बढ़ा दिया तो इसका एरिया भी घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से कर देते हैं, A1 इंटू L1 इक्वल टू A2 इंटू L2। अरे यार, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, कर तो सकते हैं ना। तो एरिया A1 इनिशियल है, L1 कितना है? L ही है। A2 कितना है? A2 नहीं पता है। L2 कितना हो गया है? L2 यही L फाइनल 1.01 इंटू L कट गया, A2 का वैल्यू आ गया, A1 डिवाइडेड बाई 1.01, ठीक है। अब ये आ ही गया तो सिंपल हो गया ना। अब यहाँ पे R फाइनल भी बता सकते हैं। रो L कितना है? 1.01 इंटू L डिवाइडेड बाई A2 लिखेंगे, यहाँ पे A2 लिखेंगे, लेकिन उसका वैल्यू क्या है? ये है, तो A1 है ना बच्चों, A1 ऊपर आ जाएगा 1.01। देख सकते हैं आप, सिंपली बता सकते हैं कितना और हो है।
भाई 101 को 101 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 101 ये हो जाएगा 000, ये हो जाएगा फिर 101, तो 10201, तो यहाँ पे अगर ऐसे हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1.0201 इंटू रो एल अपॉन A1। तो साफ साफ पता चल रहा है यही आर इनिशियल के टर्म में आ गया। तो 1.201 आर इनिशियल, साफ साफ पता चल गया आर फाइनल माइनस आर इनिशियल कितना हो जाएगा, मतलब इसमें से घटा दीजिए। इसका एक तरीका भी है, शॉर्ट तरीका, बट मैं वो इसलिए नहीं बता रहा हूँ। आर इनिशियल आ जाएगा डिवाइडेड बाई आर इनिशियल इंटू 100 कर देंगे बच्चों, ये कट जाएगा। साफ साफ पता चल गया हमें, ये आ जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी बताइए। ये हो जाएगा 102.0। अरे यार पहले तो इसको घटाओ लो ना यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 0.0201 इंटू 100। परसेंटेज में आ रहा है, परसेंटेज में आ रहा है, कितना आ रहा है 2.01%। तो चेंज इतना का होगा 2.01% का, ठीक है, मतलब 2% का, लगभग लगभग 2% का, ठीक है। ये एक तरीका है बच्चों ऐसे करने का। तो ये थोड़ा लॉन्ग तरीका है, ठीक है, लेकिन ये तरीका सही है, ये तरीका आसान है, ये तरीका सबको आता है। बस क्या करना है, दोनों का वॉल्यूम इक्वेट करके जो भी जैसे आता है उसके बाद घटा के आंसर ला देना। एक तरीका होता है जो कहते हैं कि 10% तक वैलिड रहता है, क्योंकि शॉर्ट चेंज होता है उसमें, तो उसमें हम यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा चेंज होगा तो फिर तो ऐसे ही करना है भाई, तो मैं कहता हूँ ऐसे ही कर लीजिए, क्या दिक्कत है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा बच्चों। रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट करते हैं, मतलब कि अगर कहीं पे इनिशियल टेम्परेचर दिया गया है और किसी फाइनल टेम्परेचर पे उसका रजिस्टिविटी कैसे चेंज हो जाएगा कंडक्टर। अभी तो हम कंडक्टर ही देखने वाले हैं, वो तो फिर अब सेमीकंडक्टर वगैरह बाद में, वो सब बहुत बाद, डायोड वगैरह पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर आता है ना बच्चों उधर, तो वहाँ पे देख लेते हैं NR जंक्शन PR जंक्शन ये सब होता है ना, उसके कारण। तो रजिस्टिविटी तो हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस को R से करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर को मान लेते हैं T0 है, फाइनल टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है बच्चों, T फाइनल मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीक़ा से चेंज होता है। जो हमने निकाला है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू वो होता है रो फाइनल, फाइनल रजिस्टिविटी इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। अल्फ़ा क्या है बच्चों, अगर कहीं पे अल्फ़ा बीटा गामा कुछ आ जाए तो वो क्या होता है, टेम्परेचर फैक्टर होता है ना बच्चों। अल्फ़ा बीटा वगैरह कुछ आ जाए, टेम्परेचर फैक्टर या टेम्परेचर कोफिशिएंट भी बोल दिया जाता है कहीं कहीं पे, तो उसमें घबराना नहीं है, ठीक है। तो टेम्परेचर का कोफिशिएंट होता है अल्फ़ा बीटा गामा वगैरह कुछ आ जाए तो। डेल्टा टी क्या है बच्चों, डेल्टा टी और कुछ नहीं, इन दोनों का चेंज ही तो है। डेल्टा टी इक्वल टू टी फाइनल माइनस T0, ठीक है भाई। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी बात है यार, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये रिलेशन हमारे पास होल्ड करती है, ये रिलेशन हमारे पास आती है, ओके। ये रिलेशन आती है, ये आती कहाँ से है, ये आती बिल्कुल आसानी से बच्चों, यहाँ से आती है। शुरू में तो ऐसे लिखते हैं हम लोग, शुरू में तो रो फाइनल इक्वल टू रो नोट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी प्लस बीटा डेल्टा टी स्क्वायर। तो ये होता है एट टेम्परेचर ग्रेटर देन बोल दिया जाता है 200 डिग्री सेल्सियस, मतलब हाई टेम्परेचर पे ये चीज़ आ जाता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे ये आता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर लो हो जाता है तो रो फाइनल का वैल्यू हो जाता है रो इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। क्यों हो जाता है, क्योंकि एट लो टेम्परेचर बात ये हो जाती है ना, एट लो टेम्परेचर मतलब कि टेम्परेचर का वैल्यू लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 200 लिख देते हैं ना। तो लो टेम्परेचर पे ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि लो टेम्परेचर है तो चेंज इन टेम्परेचर भी लो ही होगा। अरे यार कम टेम्परेचर है, मान लेते हैं कि हमने टेम्परेचर का चेंज ही कितना किया है 1 डिग्री सेल्सियस का, तो 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज किया है तो वो बहुत कम है। और 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज किया है, उसका और स्क्वायर करेंगे, मान लेते हैं चेंज 0.01 आया और उसका और स्क्वायर करेंगे 0.01 का, तो 0.00001 आ जाएगा। तो भाई वो और छोटा हो जाएगा ना,
क्योंकि टेम्परेचर का और स्क्वायर कर दिया, चेंज इन टेम्परेचर का और स्क्वायर कर दिया, तो ये और कम हो जाएगा ना। तो ये और कम हो जाता है, ये तो कम था ही, तो ये जितना कम हो जाता है तो हम उसको निग्लिजिबल मान लेते हैं, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इसीलिए ये रिलेशन यहाँ पे होल्ड करता है बच्चों। एक्चुअल में ये होता है, ठीक है। कम टेम्परेचर पे हम लोग रूम टेम्परेचर पे देखते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो ये वही इनिशियल टेम्परेचर था, तो उसी तरीके से ये क्या है, फाइनल रेजिस्टिविटी, फाइनल टेम्परेचर पे, है ना। फाइनल रेजिस्टिविटी ये हो गया क्या, इनिशियल रेजिस्टिविटी। ठीक है बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। उसी तरीके से जिस तरीके से ये हमने बताया, उसी तरीके से अब रेजिस्टेंस में भी रिलेशन बता सकते हैं। क्योंकि अगर आप क्या करें, रो दिया है तो एल बाई ए से गुना कर दें, यहाँ पे भी एल बाई ए से। अब बोलेंगे भाई वो भी तो चेंज हो रहा होगा, तो कैसे आप डायरेक्टली गुना कर देंगे, वो तो वेरिएबल होगा ना, क्योंकि टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो एरिया लेंथ वगैरह भी तो बदल रहा होगा। लेकिन हम चेंज इन टेम्परेचर कम, छोटा सा टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, मतलब रो फाइनल और रो इनिशियल के बीच में बहुत कम टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो उस टेम्परेचर चेंज पे हम मान लेते हैं कि उतना चेंज नहीं हो रहा होगा, लेंथ और एरिया में उतना चेंज नहीं हो रहा होगा कंडक्टर का, है ना। थोड़ा टेम्परेचर चेंज किया ना बच्चों, जैसे ये लोहे का अगर रोड है, इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज किया, तो हम नहीं मानते हैं कि थोड़ा सा 0.01 लेंथ बढ़ा होगा, इसका एरिया थोड़ा सा कम हुआ होगा, हम वो नहीं कंसिडर कर रहे हैं। तब जाकर हम ये लिख पाते हैं जब टेम्परेचर कम हो, है ना। लगभग कांस्टेंट मान लेते हैं हम लोग, लगभग कांस्टेंट भी मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दें तो रो फाइनल इंटू एल बाई ए, इसीलिए हम गुना कर पा रहे हैं, नहीं तो वेरिएबल हो जाएगा, ज़्यादा टेम्परेचर पे भाई होल्ड ही नहीं करेगा ये भी, फिर ये आएगा ही नहीं। एल बाई ए इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है ठीक है। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस फाइनल, आर फाइनल इक्वल टू आर नोट इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा डेल्टा टी है तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, आर फाइनल इक्वल टू आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी फाइनल माइनस टी नोट, ऐसे भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है अगर रेजिस्टेंस के टर्म में लिखना है तो। अब इस पर यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है कि आर फाइनल बाई आर नोट बताओ, चीज़ें चीज़ें आपको टेम्परेचर दे रखा है और ये दे रखा है, अल्फा दे रखा है, तो आप चीज़ें आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन और आएगा तो आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आसान होती है बच्चों। इस पर ग्राफ भी कहीं कहीं पे पूछ लिया जाता है, तो ग्राफ भी देख लीजिए आप, ग्राफ भी पूछ लिया जाता है। मतलब भी वर्सेस आई का ग्राफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस के लिए, ये तो पीछे वाली पार्ट है, ये तो पीछे वाली पार्ट है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। ये पीछे वाली पार्ट है बच्चों। भी वर्सेस आई का पूछ रहा है नॉन ओमिक के लिए। ओमिक में क्या होता है, जब ओमिक आता है वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना बच्चों, कांस्टेंट होता है और लो टेम्परेचर भी होता है, मतलब रूम टेम्परेचर समझ सकते हैं आप। इसीलिए बच्चों वहाँ पे हम डायरेक्टली बता पा रहे थे कि क्या होता था, v इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ आई होता था, तो हम डायरेक्टली ऐसा करके ग्राफ बना देते थे। ऐसा यहाँ पे नहीं बनेगा भाई, ऐसा यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि ये इसको फॉलो ही नहीं करता है। वहाँ पे क्या हो रहा था, वोल्टेज बढ़ा रहे थे तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा था, लेकिन ये चीज़ कांस्टेंट था। अब नहीं रहेगा, तो अब नहीं रहेगा तो कुछ इस टाइप का ग्राफ में चेंज आता है। अगर आप पढ़े हो तो यहाँ पे जाता है ऐसे करके, इस टाइप का कुछ होता है ना। सही से बन नहीं पा रहा है, ठीक है। इस टाइप का होता है बच्चों, ठीक है। इस टाइप का ग्राफ आता है जब यहाँ पे नॉन ओमिक रेजिस्टेंस हो। क्योंकि आप ही सोचिए ना बच्चों, टेम्परेचर का चेंज हो रहा है अब, तो ये चीज़ वैलिड ही नहीं रहेगा, तो डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगा ग्राफ, वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, है ना, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बना लेते हैं ग्राफ। देखिए यहाँ पे एक ग्राफ बना लेते हैं ऐसे। यहाँ पे 3 है, एक सेमीकंडक्टर कंडक्टर और एक है सुपर कंडक्टर। तो ये सब चीज़ें बच्चों हो सकता है अभी आपको उतने अच्छे से नहीं आए, क्योंकि ये चीज़ बच्चों है ना, वो डायोड वगैरह में पढ़ना है, डायोड सेमीकंडक्टर ना पीआर जंक्शन में, तो वहाँ पे ये सब सही से पढ़ना होगा। जैसे यहाँ पे बोला गया रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। तो कहीं कहीं पे अगर आपको रेजिस्टिविटी अगर दे दिया जाए, कहीं पे रो भी, तो घबराना नहीं है बच्चों, ये वही का ग्राफ बनेगा, जो रेजिस्टेंस का वही रेजिस्टिविटी का भी ग्राफ बनेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है ना,
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लेते हैं। कांस्टेंट भी होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लेते हैं। तो इस तरीक़े से आ जाता है। शुरू में हम देखने वाले हैं मेटल में। तो भाई मेटल में तो काफ़ी आसान, मेटल में तो समझ में आ ही रहा होगा आपको। मेटल में कैसा होता है बच्चों, मेटल में कैसे होता है, आखिरकार अभी आपने क्या पढ़ा, R इक्वल टू आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यही तो पढ़ा आपने। तो वही चीज़ है ना, आर लिखिए या फिर रो लिखिए, रो इक्वल टू रो नोट इंटू अल्फा डेल्टा टी, तो वही ग्राफ बन जाएगा। इसलिए मैं बोला आर लिखे या रो लिखे सेम रहता है। तो ये क्या बन जाएगा, आर इक्वल टू वाई बराबर एम एक्स, है ना, ये एम एक्स डेल्टा टी में मान लेते हैं, टेम्परेचर चेंज टी मान लिया हमने। तो आर इक्वल टू आर नोट प्लस अल्फा डेल्टा टी आर नोट, है ना बच्चों। तो वाई बराबर एम एक्स प्लस सी का ग्राफ आ गया। तो ये कुछ इंटरसेप्ट होगा, मतलब यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, आर नोट का वैल्यू कुछ यहाँ से शुरू हो रहा होगा क्योंकि इंटरसेप्ट आ रहा है ना, और ये अल्फा डेल्टा टी है तो एक्स हो गया, तो एम एक्स ये हो जाएगा। तो जैसे जैसे देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, आर नोट का वैल्यू भी चेंज हो सकता है ना, जिस टेम्परेचर पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो अल्फा इंटू आर नोट का वैल्यू भी चेंज हो रहा होगा, तो उसके कारण कुछ ग्राफ ऐसे मिल जाता है। शुरू में तो ऐसे बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन बाद में थोड़ा सा चेंज हो जाता है ऐसे करके, है ना बच्चों, इस तरीक़े से ऐसे चेंज हो जाता है। आई थिंक क्लियर होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। वाई बराबर एम एक्स को फॉलो करता है, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी को फॉलो करता है, बट ज़्यादा जैसे ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं ना, तो ये भी अकबका जाता है। यहाँ भी कुछ हलचल बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस भी ज़्यादा आप कर दे रहे हैं, टेम्परेचर डिफरेंस आप ज़्यादा कर दे रहे हैं भाई, तो भाई चेंज तो होएगा ही, अकबका जाएंगे पूरा इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे भाग लेंगे, तो रैंडम मोशन होने लगता है। तो वहाँ पर ग्राफ भी वैसे करके कुछ बन जाता है, ठीक है। ये किसका था बच्चों, ये था मेटल का ग्राफ। मेटल्स में, कंडक्टर्स में ऐसे होता है। सेमी कंडक्टर की अगर बात करें यहाँ पे, सेमी कंडक्टर में, तो उसका कुछ ग्राफ बच्चों ऐसे आ जाता है, मतलब समझिए कि इस टाइप का आ जाता है, ये ऊपर से ऐसे आता रहता है, ऐसे हो जाता है ना, ऊपर से कुछ ऐसे टाइप का आता रहता है, ऐसे हो जाता है। ये होता है सेमी कंडक्टर का। मतलब ये समझिए ना कि जैसे सेमीकंडक्टर क्या होता है ना, डायोड टाइप का, जो ज़्यादा थोड़ा सा भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टूट जाते हैं, उस टाइप का इसमें फॉलो होता है ग्राफ, है ना, टूट जाते हैं। जैसे ही ज़्यादा आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया भाई तो वो टूट जाएगा, तो एक समय के बाद ये ग्राफ यहाँ पे डिसकंटिन्यू, मतलब यहाँ पे इस तरीक़ा से आते रहता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसका रजिस्टिविटी वगैरह भी कम होता जाता है, होते 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 एक टाइम पे यहाँ पे आ जाता है। तो इस टाइप का ग्राफ बनता है, आप देखेंगे समझ में आ जाएगा, आगे आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, लेकिन ठीक है यहाँ पे आगे हम आपको सिर्फ ग्राफ बना कर समझा दे रहे हैं। उसी तरीके से फिर अगर आप सोचिए कि सुपर कंडक्टर में क्या होगा, सुपर कंडक्टर का ग्राफ कैसे बनेगा, तो सुपर कंडक्टर का ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है बच्चों। तो बोलेंगे सब मास्टर रट के आता है और हमें ऐसे ही बता देता है और पता नहीं समझाता नहीं है बच्चों। ठीक है, रटे तो हैं हम भी, बट ठीक है यार, समझाने के लिए तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें इस टाइप का आ जाता है, मतलब ये किसी टाइम के बाद, जैसे ये सुपर कंडक्टर है ना, मतलब थोड़ा सा देखिए बच्चों, थोड़ा सा रीड करने आपको ग्राफ भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि ग्राफ को हम पूरे अच्छे से समझ ले, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ग्राफ को रीड करने बस आना चाहिए आपको, है ना, रीड करने आना चाहिए। तो ये किसी टेम्परेचर पे, जैसे यहाँ पे जीरो था, ये तो जीरो था, लेकिन ये किसी टेम्परेचर पे आने के बाद, किसी टी डैश टेम्परेचर पे आने के बाद ही इसमें कुछ हलचल दिखाई दिया। मतलब सुपर कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ठीक है, बहुत अच्छा कंडक्टर है सुपर कंडक्टर इसलिए, लेकिन उसको इनिशिएट कराने किसी टेम्परेचर पे आना पड़ेगा, और किसी टेम्परेचर पे जाने पर ही उसमें रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। आ रहा समझ में, वो शुरुआत में बिल्कुल भी उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे आता रहेगा, और यहाँ पे रीड करिए इस ग्राफ को, तो यहाँ पे किसी टेम्परेचर पे आने पर, किसी हो ना थ्रेशोल्ड टेम्परेचर पे, तो वहाँ पे आने के बाद इसमें थोड़ा सा चेंज आया, उसके बाद ये इस टाइप का ग्राफ, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाए तो हर एक में ऐसा ही ग्राफ का चेंज आता है। देखिए यहाँ पे भी इस टाइप का, लेकिन यहाँ पे सेमीकंडक्टर में यहाँ पे उल्टा हो जाता है ना, समझिए ऐसा। इस टाइप का आपको रीड करने आना चाहिए बस, ठीक है, सिंपल है यार, बाकी आगे और क्लियर हो जाए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड, ये क्वेश्चन लाया था हमने बच्चों, क्वेश्चन किधर गया, ये क्वेश्चन तो नीचे आ गया भाई, ये नीचे क्यों आ गया, है ना बच्चों, ये क्वेश्चन हमने लाया था आपके लिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन ही है, इसको सोल्व कर लेते हैं। लेंथ ऑफ होलो ट्यूब बना दिया, मतलब पाइप टाइप का है, 5 मीटर का है, इट्स आउटर रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर का, थिकनेस दिया है वॉल का। अरे यार सिंपल सी है बात, सिंपल सी है बात, सिंपल सी है बात।
ठीक है, इस टाइप का आपको बना के दे दिया है भाई। ओके, पहले बन तो जा अच्छे से, बन तो जा रे। ठीक है बच्चों, इस टाइप का आपको दे रखा है। समझिए यहाँ पे ये बात समझना है कि इसका थिकनेस दे रखा है, मतलब अंदर से होलो है तो ये इसका थिकनेस हो गया। ठीक है, ये इसका क्या है बच्चों, थिकनेस। थिकनेस कितना का दे रखा है यार, थिकनेस कितना है, 5 mm का वाल है, 5 mm का वाल है। इसका लेंथ मुझे दे रखा है L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर का दे रखा है भाई, मतलब उसका पूरा लेंथ दे रखा है। ओके, मतलब जो भी चीज़ है इनके बीच में ही है, ठीक है ना, इनके बीच में है। यहाँ पे ये होलो है भाई, है ना, ये होलो है, खोखला। तो आपको ये ऐसे मैं समझाना चाहता हूँ, जो भी चीज़ है इनके इधर ही है, इस एरिया में। ठीक है, इनके इस एरिया में भरा पड़ा है, बीच में बिल्कुल खोखला है बच्चों, है ना, जैसे पाइप नहीं होता है, पाइप बीच में बिल्कुल खोखला होता है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, इस टाइप का है। तो मटेरियल रेजिस्टिविटी दिया है मटेरियल का, मतलब रो का वैल्यू आपको दे दिया 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, बोला था ना ओम मीटर में आता है। तो रेजिस्टेंस बताना है ट्यूब का क्या हो। अरे यार सिंपल सही तो है, आपको ये भी दे रखा था, डायमीटर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। एक सेकेंड, ये 5 मीटर का है भाई, क्या लिख रहा हूँ मैं, ये 5 मीटर का लेंथ है, डायमीटर है 10 सेंटीमीटर का आउटर का। सोचिए, इसका डायमीटर दे रखा है, इसका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दे रखा है ना यार, इसका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर का। तो रेडियस का वैल्यू क्या होगा, बड़ा वाला R 10/2, ये सेंटीमीटर में है तो 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से इसका यहाँ तक ये दूरी 5 सेंटीमीटर का है। चलो भाई ठीक है, R का वैल्यू क्या होता है, ρL/A। तो पहले हमको देखिए यहाँ पे एरिया कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसमें से ही फ्लो हो रहा होगा करंट, बीच में तो खोखला है, तो अंदर वाला रेडियस को हम क्या मान लेते हैं, ये स्मॉल r। भाई अब आपको पता चला, ये टोटल आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 5 mm है। तो अच्छा, सेंटीमीटर को पहले mm में बदल लेते हैं। तो 5 सेंटीमीटर दे रखा है तो ये हो जाएगा 50 mm। भाई मिली सेंटी, मतलब मिली सेंटी में बदलेंगे तो 10 का चेंज आएगा, तो वही 10 का लिख लिया। तो ये 50 mm का है और ये 5 mm का है। तो छोटा वाला r का वैल्यू क्या होगा, 50, जो आउटर पूरा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, जिसमें से ये वाला लेंथ घटा देंगे, ये वाला, ये कितना है 5 mm। तो 50 - 5 = 45 mm आ गया। स्मॉल r का वैल्यू ये आ गया और ये कैपिटल R का वैल्यू है। तो रो जो कि लेंथ होगा वो हम लिख देंगे। एरिया क्या हो जाएगा, पूरा एरिया है पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई छोटा वाला R स्क्वायर। भाई ये पूरा, इसका पूरा एरिया, जिसमें से कि ये एरिया घटा देंगे तो यही तो बचेगा बीच वाला एरिया। ठीक है, रो का वैल्यू कितना है, 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर है। ठीक है, लेंथ है 5 मीटर, एरिया कितना है, पाई कॉमन ले लेंगे तो R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर, ये mm स्क्वायर में आएगा। तो mm स्क्वायर को हमको मीटर स्क्वायर में बदलना है। तो 10⁻³ होता है तो 10⁻6 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से समझिए आप बच्चों। 1.7 नीचे पाई का वैल्यू 3.14, 10⁻8 कट जाएगा तो 10⁻² बचेगा, इंटू 5 डिवाइडेड बाई 50 स्क्वायर माइनस 45 स्क्वायर। तो a माइनस b करेंगे तो 5 आ जाएगा, a प्लस b करेंगे तो 95 आ जाएगा। ये कट जाएगा। और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ कट रहा है क्या। तो बच्चों हमको 10⁻5 के रेंज में चाहिए यहाँ पे। तो 10⁻5 के रेंज में क्या होगा, ऊपर नीचे 1000 से गुना कर दीजिए। तो ऊपर 1000 से गुना कर देंगे तो 1700 आ जाएगा, 10⁻5 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई इसका गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग आपको पता होना चाहिए। बचती है 15 के 5 हासिल 1, 9 के 27 1 28, लगभग 300 के आसपास आएगा। ये कट जाएगा यहाँ पे। तो लगभग मैंने बोला है, तो ये कट जाएगा लगभग 5.6 के आसपास आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली निकाला है वैल्यू हमने, 5.6 इंटू 10⁻⁵ ओम आ जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, ये आंसर हमारे पास है। ठीक है, आसपास यही आंसर था, क्योंकि हमने यहाँ पे गुना अप्रोक्सीमेटली किया है भाई। इस तरीक़ा से किया जाता है। काफ़ी आसान सा सवाल आ रखा है, बोर्ड्स में भी आते हैं भाई, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से बोर्ड्स में भी काफ़ी सवाल आ जाते हैं। तो चलिए, यहाँ तक आने के लिए आपको बहुत बड़ा वाला थैंक यू। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय।